देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये तब की बात है जब मेरी दादी जिंदा थी। वो बूढ़ी होने के बावजूद वो कभी घर के भीतर नहीं सोती थी। वो हमेशा घर के बाहर बने दलानी में लगी चौकी पर सोती थी, चाहे मौसम कैसा भी क्यों ना हो, वो भी अकेले। मुझे आज भी याद है, मैं जब भी उनके साथ सोने की जिद करता था तो वो मुझे डराने के लिए चंद्रू का जिक्र करती और मैं उसके नाम से ही इतना ज़्यादा डर जाता कि सीधे माँ के आंचल में जाकर छिप जाता। ऐसा नहीं था कि मैं ही चंद्रू के नाम से डरता था, बल्कि मेरी माँ भी कोकिला चंद्रू से उतना ही डरती थी। बस फर्क इतना था कि वो अपना डर जाहिर नहीं होने देती थी। पर जब हर रात 1 बजे दादी माँ को दलानी से आवाज़ देते हुए कहती, बहू चंद्रू आ गया है, खाना दे दे, तो माँ के दांत एकाएक कटकटाने लगते और उसके चेहरे का रंग उड़ जाता। और जब वो चंद्रू का खाना देकर वापस आते तो उसका शरीर आग की तरह दहक रहा होता। और फिर सुबह माँ नॉर्मल हो जाती, मानो कुछ हुआ ही ना हो। यहाँ तक कि मैंने कई बार माँ से पूछा भी कि ये कौन है चंद्रू जो इतनी रात गए खाना खाने आता है, पर माँ मेरे सवालों का हमेशा गोलमोल ही जवाब देती थी। कभी वो कहती कि वो हमारा पहरेदार है, तो कभी कहती मकुला है जिसके लंबे लंबे दांत और एक बड़ा सा सींग है। शायद माँ नहीं चाहती थी कि मैं कभी चंद्रू के बारे में जानूं, पर बीतते वक्त के साथ मेरी जहन में चंद्रू को लेकर कई सवाल उमड़ने लगे थे। चूंकि मुझे अच्छे से मालूम था कि माँ और दादी कभी भी मुझे चंद्रू की सच्चाई नहीं बताएंगी, इसलिए मैंने खुद ही चंद्रू के बारे में पता लगाने का फैसला किया। हालांकि मैं अब तक 15 साल का हो चुका था और शायद यही वजह थी मेरे इस फैसले की। जैसा कि चंद्रू रात के 1 बजे खाना खाने आता, जो सिलसिला अभी भी जारी था। ऐसे में जब दादी ने हमेशा की तरह माँ को चंद्रू को खाना देने को कहा, तो मैं चुपके से माँ के जाते ही उनके पीछे से चला गया और दलानी में रखी धान की कोठरी के पीछे जाके छिपकर माँ को देखने लगा। माँ खाने से भरी थाली लेकर दलानी के बीचों बीच जाकर खड़ी हो गई। फिर कुछ देर के बाद अचानक ही माँ कपकपाने लगी। माँ के कपकपाते ही माँ ने थाली का खाना नीचे गिरा दिया और खुद 3 कदम पीछे सरक गई। अभी माँ 3 कदम पीछे सरकी ही थी कि तभी वहां पर कहीं से काला धुंध पसर गया। वो धुंध इस कदर पसर गया कि पलक झपकते ही वहां पर कुछ भी दिखना बंद हो गया। उस वक्त मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि मैं इंच भर भी अपनी जगह से हिला तक नहीं। और फिर कुछ देर के बाद जब वो काला धुआं छटा तो माँ गायब थी। अभी मेरी नज़रें माँ को ही ढूंढ रही थी कि इसी बीच किसी ने मेरे कंधे को कस के दबोच लिया। उसके दबोचते ही मेरे मुंह से जोरदार चीख निकली और मैं एकदम से बेहोश हो गया। और फिर जब मेरी आंख खुली तो मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था। मेरे सामने माँ और दादी के साथ साथ और भी कई लोग थे। माँ और दादी का चेहरा उतरा हुआ था। अभी मैं माँ दादी से कुछ पूछता कि तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। और जब मैंने एक नज़र अपनी ओर देखा तो अपनी हालत देखकर मैं तो दंगी रह गया। दरअसल मेरी पूरी मांसपेशियां गल चुकी थी। मेरे शरीर की हर एक हड्डी साफ साफ झलक रही थी। अभी मैं यही सोच रहा था कि एक रात में मुझे ये क्या हो गया कि तभी माँ मुझे होश में देखकर रोते हुए बोली कि भगवान ने मेरी सुन ली। आखिरकार 3 महीनों के बाद तुझे होश आ ही गया। माँ के ये कहते ही कि मुझे 3 महीने बाद जाके होश आया है, मैं फिर एक मर्तबा चौंक गया। खैर उस वक्त ना तो मैं कुछ बोल पा रहा था और ना ही हिलडुल पा रहा था, पर ऐसे में माँ और दादी ने ही मेरा पूरा ध्यान रखा। दिन गुजरे जा रहे थे पर मैं अभी भी बोल नहीं पा रहा था। और जब साल भर से ज़्यादा समय गुजर गया कि तब भी मेरी हालत ज्यों की त्यों बनी रही, तो मुझे लगने लगा कि अब मैं कभी ठीक ही नहीं हो पाऊंगा। यहाँ तक कि माँ के चेहरे पर भी वो मायूसियत भी अब साफ साफ झलकने लगी थी। पर वहीं मेरी दादी को अभी भी पूरा विश्वास था कि मैं ठीक हो जाऊंगा। और हुआ भी वैसा ही। करीबन 1 साल 7 महीने बाद जाकर मेरी जुबान में ताकत लौटी और मेरे मुंह से पहला शब्द माँ निकला। इसके बाद मेरी तबीयत में तेजी से सुधार होने लगा और अगले 6 महीने में मैं बिल्कुल ठीक हो गया। पर मैं मानसिक रूप से अभी भी
उसी रात के उस काले धुंध में घिरा हुआ था, जिससे बाहर आने के लिए मुझे उन सब सवालों के जवाब चाहिए थे जो मेरे जहन में बस गए थे। इसलिए मैं माँ और दादी पर जोर देने लगा कि वो मुझे बता दे कि ये चंद्रू असल में है कौन और हमें हर रात उसे खाना क्यों देना पड़ता है। पर मेरे लाख जोर दबाव देने के बावजूद ना तो माँ ने मुझे कुछ बताया और ना ही दादी ने। उल्टे ही मुझे आगे की पढ़ाई के लिए गांव के बाहर भेज दिया गया ताकि उन्हें मेरी चिक चिक से मुक्ति मिल जाए। शहर आने के बाद मैं भी पढ़ाई लिखाई में रम गया और धीरे धीरे ही सही, पर मेरे जहन में चंद्रू वाली बात कहीं खो सी गई। और जब मैं 21 साल का हुआ कि तभी दादी ने मेरी शादी तय कर मुझे फौरन ही गाँव बुला लिया। गाँव लौटते मेरी शादी कर दी गई। शादी के अगली ही रात दादी ने मुझे बुलाया और मुझे दलानी के एक हिस्से में ले जाते हुए कहा, बेटा आज से ठीक 21 दिन बाद तुम यहाँ की खुदाई करना और यहाँ से जो कुछ भी निकले उसका आधा हिस्सा गांव की नहर में फेंक देना और बाकी का हिस्सा अपने लिए रख लेना। ये बताकर दादी जी वापस से अपने बिस्तर पर जाकर लेट गईं। हालांकि मैंने उनसे पूछा भी कि वहाँ ऐसा क्या है जिसे मुझे 21वें ही दिन निकालना है, पर हमेशा की तरह दादी ने मुझे कुछ भी नहीं बताया और उसी रात दादी चल बसी। दादी के जाने के बाद घर में मातम पसर गया। दादी तो चली गई, पर अब दादी की वो दलानी वाली जगह अब मेरी माँ ने ले ली। और मुझे तब हैरत हुई जब माँ ने मेरी बीवी को आवाज़ देते हुए कहा, अरे बहू चंद्रू आ गया है, खाना ले आओ। माँ के आवाज़ देते ही मेरी बीवी काव्या झट से उठी और फौरन ही खाना लेकर दलानी में पहुँच गई। और फिर जब वापस लौटी तो ठीक माँ की तरह भी उसका बदन तप रहा था, होठों की पपड़ियाँ उतरने लगी थी। और जब अगली सुबह मैंने काव्या से पूछा कि माँ के पुकारने पर तुम खाना लेकर क्यों गई, तो उसने बताया कि दादी ने उसे सब कुछ अच्छे से समझा दिया था और उससे एक सिद्धि पर अमल भी करवाया था। यहाँ तक कि उसे एक सिद्धि हासिल करनी पड़ी थी। अगर काव्या वो सिद्धि हासिल नहीं कर पाती तो दादी उसे मेरे लिए नहीं चुनती। मतलब कि दादी ने ये पहले ही तय कर रखा था कि मेरी शादी किससे होनी है। और जब मैंने ये बात अपनी माँ से कही तो माँ का जवाब सुनकर मैं इस सोच में पड़ गया कि आखिर ये कैसा रहस्यमय परिवार है मेरा। दरअसल माँ ने भी पिताजी से शादी करने से पहले वही सिद्धि हासिल की थी जो काव्या ने मेरे से शादी करने के लिए की थी। मतलब कि यह हमारे घर का एक ऐसा रिवाज था जिसे हर बहू को करना होता था। पर सवाल ये था कि आखिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। एक बार फिर मैं कई सवालों के भंवर में फंस गया था। खैर सवालों के जवाब तो मुझे नहीं मिले, मगर वो 21वां दिन आ गया जब मुझे दादी के कहे अनुसार दलानी के उस हिस्से की खुदाई करनी थी। जैसा कि दादी ने कहा था कि रात के वक्त ही खोदना है, लिहाजा मैंने चंद्रू के आने से पहले ही खोदने का काम खत्म करने का फैसला किया। और जैसे रात के 11 बजे मैं कुदाल लेके खोदने लगा। तकरीबन 3 फीट खोदने के बाद मुझे एक संदूक मिला और जब मैंने वो संदूक खोला तो उसमें पुराने जमाने के सोने के सिक्के थे जिन्हें असरफियाँ कहा जाता था। वो बेशुमार दौलत देखकर मैं कुछ देर के लिए राजा जैसा फील करने लगा। अचानक ही मेरी सोच बदल गई और मैं ऐसे ऐसे ख्वाब बुनने लगा जो मैं कभी सोच तलक नहीं सकता था। अभी मैं अपने सपनों के महल के बारे में ही सोच रहा था कि तभी मुझे दादी की वो बात याद आ गई जिसमें उन्होंने कहा था कि जो कुछ मिले उसका आधा हिस्सा नहर में फेंकना है। हालांकि मैं ये तो नहीं चाहता था, पर मुझे ये भी अच्छे से मालूम था दादी की बात नहीं मानी तो मेरे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। लिहाजा मैं दादी के कहे अनुसार उस संदूक का आधा सोना एक झोले में करके उसी वक्त नहर के लिए निकल गया। चूंकि रात का वक्त था तो ऐसे में चारों तरफ गहरी खामोशी और अंधेरा पसरा हुआ था। ऐसे में एक बेचैनी बनी हुई थी। और जब इसी बेचैनी के साथ मैं नहर पर पहुंचा तो इससे पहले मैं सोने के सिक्कों को नहर में फेंक पाता कि तभी 3 लोग जिनका चेहरा कपड़े से ढका हुआ था वो नजर आए। उन 3 पर नजर पड़ते ही मैं एकदम से ठहर गया। अब मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अभी मैं मन में सोच विचार ही कर रहा था कि तभी उन तीनों में से एक ने मेरा नाम लेते हुए कहा, अरे प्रमोद बेटा, तुझे डरने की जरूरत नहीं है, तू बस ये सोने के सिक्के हमें दे दे। अभी मैं ये जान पाता कि ये 3 जन है कौन जो मेरा नाम तलक जानते हैं कि तभी मेरे कान के पीछे से किसी ने कहा, भागो यहाँ से,
ये सिक्के उन्हें किसी भी कीमत पर लेने मत देना। अब ये आवाज़ जो मुझे उस वक्त सुनाई दी, उसे सुनते ही मैं नहर की तरफ दौड़ा, ये सोच कर कि एक बार सोने के सिक्कों को नहर में फेंकते ही मेरा काम खत्म हो जाएगा। अगर इन सिक्कों को लेकर मैंने यहाँ से कहीं और भागने की कोशिश की तो ये तीनों मेरे को बड़े आसानी से धर दबोचेंगे। इसी सोच के साथ मैं नहर की तरफ दौड़ा, पर इससे पहले मैं इन सिक्कों को नहर में फेंक पाता कि मैं नीचे गिर पड़ा। मेरे नीचे गिरते ही मेरे हाथ से वो सिक्कों का झोला नीचे गिर गया और झोले के गिरते ही वो सारे सोने के सिक्के वहीं पर बिखर गए। इससे पहले मैं कुछ कर पाता कि उन तीनों ने बिजली की तेजी से उन सभी सिक्कों को बटोरा और पलक झपकते ही वहां से गायब हो गए और मैं देखता ही रह गया। मैं बड़े उदास मन से घर लौटा और बाकी के सोने के सिक्कों के बारे में सोचने लगा कि मुझे ये सिक्के रखने चाहिए या फिर नहीं। खैर उस रात मैं कोई भी फैसला नहीं कर पाया, पर अगली सुबह ये सारी बात मैंने माँ को बताई तो उन्होंने मुझे फौरन गांव छोड़ने को कहा। साथ ही ये भी बोला कि फिर कभी मैं गांव में ना लौटूं। अब माँ के ये कहते ही जब मैंने उनसे इसकी वजह पूछी तो उन्होंने कुछ भी बताने से साफ मना कर दिया। साथ ही मुझे एक काला कुत्ता हमेशा साथ में रखने को बोला और जब भी वो कुत्ता लगातार रोने लगे तो उस कुत्ते को मार के घर के बीचों बीच गाड़ देना है। माँ की बात सुनकर मैं अपनी बीवी काव्या के साथ उन सोने के सिक्कों के साथ अपने गांव से बहुत दूर चला आया और उन्हीं सोने के सिक्कों से मैंने एक नया कामकाज शुरू किया और माँ के कहे अनुसार एक काला कुत्ता भी पाला और जब भी वो कुत्ता रोने लगता तो उसे मारकर घर के बीचों बीच गाड़ देता। अब तक मैं 100 से भी ज़्यादा कुत्ते मारकर घर में दफन कर चुका हूँ। मेरी माँ का भी स्वर्गवास हो चुका है। मेरी एक बेटी भी पैदा हुई जो सिर्फ सांस लेती है, पर उसके शरीर में कोई हलचल नहीं होती, जिसके चलते मेरी बीवी रात दिन अजीब अजीब अनुष्ठान करती रहती है ताकि मेरी बेटी ठीक हो जाए। पर अभी तक कुछ नहीं हो रहा है और मुझे पता भी नहीं है कि कुछ होगा भी कि नहीं। मुझे लगता है कि हमारा अंत बस अब करीब ही है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।